योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रहे रेवे राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। आज मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। ए शहीदो मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैरों की महफिल में है। वक्त आने देंगे बता देंगे ए आसमां तुझे, हम अभी से क्या बता दे क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अब न पहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। यह रचना 1921 की साल में, जब सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में भरूच में 5वीं गुजरात राज्य की परिषद में मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली के सौबती भाई अख्तर ने बुलंद आवाज से गाई थी। यह रचना गांधी जी ने अपने साप्ताहिक नवजीवन में प्रथम पृष्ठ पे प्रसिद्ध की थी। सरदार को काफी पसंद थी। हम ऐसा मानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई वो संगीत या गजल या राष्ट्रवादी रचनाओं को बहुत पसंद नहीं करते थे, मगर ये बात सरासर गलत है। सरदार को ये रचना बहुत पसंद थी। आखिरी दिनों में भी वो हमेशा गुनगुनाया करते थे। तो आप सोचते होंगे कि ये सरफरोशी की तमन्ना, यह रचना आज के विषय से कैसे जुड़ती है, क्योंकि भरूच जो पुरानी बंधुओं की जन्मभूमि कर्मभूमि रहा था, और वो भरूच के होने के नाते उनके पुरखे भी वहीं पर आके पले बसे थे, तो उन्होंने क्या योगदान दिया था। अहमदाबाद की हम बात करें, अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, भारत का सर्वप्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। इस शहर को डेवलप करने के अंदर जो युवाओं का योगदान था, उन युवाओं के प्रेरणा स्रोत दोनों पुरानी भाई थे। बात मैं करता हूं अंबू भाई पुरानी की और छोटू भाई पुरानी की। अब देखेंगे कि छोटू भाई का जन्म 1885 की 12 दिसंबर को हुआ और उनके भाई अंबू भाई का जन्म 26 मई 1894 को हुआ। दोनों के बीच में 9 साल का फासला था, मगर उन्होंने पूरे गुजरात के अंदर जिस तरह से व्यायाम प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया और आजादी के संग्राम में क्या उनका रोल रहा, उनकी क्या भूमिका रही, ये महत्वपूर्ण बात है। अहमदाबाद गांधी का अहमदाबाद है, अहमदाबाद सरदार पटेल का अहमदाबाद है। अहमदाबाद ऐसा शहर है जिसको लोगों ने आबाद किया है, लोगों ने इसको बनाया है, उसको विकसित किया। स्वमान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सहकार और साहस के लिए जाना जाता यह शहर। इस शहर को 20वीं शताब्दी में अगर युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे तो वो अंबुभाई छोटू भाई थे। उन्होंने किस तरह से इस शहर को एक शेप दिया और पूरे गुजरात में व्यायाम प्रवृत्ति के माध्यम से उन्होंने किस तरह से पूरे प्रदेश को डेवलप किया। पूरे गुजरात के अंदर अलग अलग व्यायामशालाएं स्थापित हुई, बड़े पैमाने पे व्यायाम शिविर की गई और उन्होंने साहसिक यात्राएं की। इससे क्या हुआ, युवा शक्ति संगठित हुई, उनका चरित्र को एक नया शेप मिला और चारित्रवान युवान होने के साथ साथ उनमें
साहसिकता है, साहसिकता के साथ साथ उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना आई, वो सरफरोशी की तमन्ना उनके अंदर कैसे बनी और कैसे डेवलप हुई, उसकी हम बात कर रहे हैं। अंबुभाई छोटूभाई ने किस तरह से गुजरात के युवाओं को एक नई दिशा दी, एक नया नेतृत्व दिया, उनको राह बताई और उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा किया कि उनके अंदर सत्ता संपत्ति की कोई इच्छा नहीं, कोई झंखना नहीं है, कोई लालसा नहीं है, और उसके बिना वे सेवा के माध्यम से अपना शरीर राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। और सेवा के लिए शरीर को हमको बनाना है। अगर हमको सेवा करनी है तो अपने शरीर को बनाना है, वही उनका जीवन मंत्र था। अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है उसके मॉन्यूमेंट के लिए, पर साथ साथ वो गांधी का अहमदाबाद है, सरदार का अहमदाबाद है। गांधी और सरदार ने इस शहर को शेप देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। पर मैं बात अंबुभाई छोटूभाई की करता हूं तो उसके साथ गांधी सरदार भी आएंगे। किस तरह से इस भूमि को उन्होंने शेप दिया और खास करके नौजवानों को उन्होंने अपना एक नया नेतृत्व दिया। अब सोचेंगे कि व्यायाम प्रवृत्ति किस तरह से आगे बढ़ी। 1915 में जब गांधी जी का प्रत्यागमन हुआ, वतन लौट के आए, साउथ अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ जबरदस्त सत्याग्रह किया था। दुनिया को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की प्रचंड ताकत का उन्होंने पर्चा दिखाया था। किस तरह से लोगों को संगठित किया था और उसी संगठन शक्ति उन्होंने हिंदुस्तान में आने के बाद किस तरह से डेवलप की। अहमदाबाद के कोचर विस्तार में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया और सत्याग्रह आश्रम स्थापित करने के साथ एक नया अध्याय हिंदुस्तान की राजनीति में, समाज नीति, अर्थनीति में शुरू हुआ। पर उससे पहले अंबुभाई और छोटूभाई ने किस तरह से रोल किया, उसको समझने के लिए हमको दो नमक सत्याग्रह को जानना समझना पड़ेगा। सत्याग्रह की क्या ताकत है, उसके साथ ये दो बंधु किस तरह से जुड़े, उसको जानना समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा जी ने अहमदाबाद में दांडी की ओर कूच करके सविघ्न आंदोलन का प्रारंभ किया था। दांडी कूच की वजह से अहमदाबाद को भी एक नई पहचान मिली और साबरमती नदी को एक वैश्विक पहचान मिली। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पर यह साबरमती के संत ने नमक क्यों पसंद किया था और नमक सत्याग्रह के साथ अंबुभाई छोटूभाई पुरानी का क्या रोल था, वो हम आगे देखेंगे। पर 1844 के अंदर जब सूरत में नमक सत्याग्रह हुआ, तब दुर्गाराम मेहता जी ने वहां के लोगों को संगठित किया। एक टीचर, एक शिक्षक, आज हम देखेंगे तो शिक्षकों की अहम भूमिका है राष्ट्र निर्माण के अंदर। अंबुभाई छोटूभाई भी ऐसे शिक्षक थे। उनका जो योगदान रहा था अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने युवाओं के प्रति, अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति उनका जो योगदान था, इसी वजह से वो राष्ट्र के एक चारित्र का अलग निर्माण कर सके थे, युवाओं को एक नई दिशा बता चुके थे। जब 1844 में नमक सत्याग्रह हुआ तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखने वाले अंग्रेजों ने अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के अंदर डिवीजन करने की कोशिश की। उन्होंने पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय के महाराज को कहा, आप अपने अनुयायियों को अलग करें। उसी तरह बोरा कम्युनिटी के मुल्ला जी को भी कहा, अपने अनुयायियों को अलग करें। पर दोनों ने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि हम अपने अनुयायियों को अलग नहीं कर सकते। वो समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज जहां जाएगा वहां हम लोग भी जाएंगे। 17वीं शताब्दी के अंदर सूरत से व्यापारियों ने प्रोटेस्ट करके भरूच आए। भरूच एक पौराणिक भूमि है, एक जमाने का पोर्ट सिटी हुआ करता था। भृगु कच्छ
एंशंट हिस्ट्री के अंदर भी आपको भरूच के अनेक उल्लेख मिलेंगे। वक्त के साथ उसके अंदर बदलाव आया और भरूच की इम्पोर्टेंस वहाँ पर जो शिल्टिंग होने की वजह से जो पोर्ट था वो ख़त्म होता गया और उसके साथ वहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस कम होती गई। पर भरूच, भृगु कच्छ, वो भरूच वहाँ पर जब व्यापारी आए सत्याग्रह करके, उन्होंने अपना विरोध जताते हुए आए और वापस उनको बुलाया गया। और 1894 में अहमदाबाद में एक सत्याग्रह हुआ था। कवि दलपतराम, उन्होंने उस सत्याग्रह को लीड किया था। पर उन दोनों सत्याग्रहों के अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़े पैमाने पे नहीं था। कवि दलपतराम ने गुजराती में एक कविता भी लिखी थी, लूण पानी ने पवन वन वूले वपराय, मीन्स नमक, हवा और पानी, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जितना इंसान चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है, वापर सकता है। पर गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह, एक चपटी नमक के लिए वो दांडी की ओर चले थे और पूरा भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर आयोजन की जिम्मेदारी अंबू भाई और छोटू भाई और उनके साथी लोग कर रहे थे। उनके साथ के जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। 1857 के अंदर भी गुजरात के लोगों ने अपने मिजाज का पर्चा बताया था और इसी वजह से गुजरात के अंदर काफी बड़ा संग्राम भी हुआ था। पर गुजरात की काफी सारी खूबी है, अलग लाक्षणिकताएं हैं। हर चीज में अपना फायदा देखते हैं, नफा देखते हैं, मुनाफा हमेशा देखा जाता है, कहां कैसे मिलता है वो देखा जाता है। हर चीज में कैलकुलेशन करते हैं। पर कैलकुलेशन के साथ साथ साहस, स्वमान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सहकार भी है, मदद करने वाली भावना भी है। तो ये चीज की असर कैसे इन दोनों नवयुवान और उनके अनुयायियों पर पड़ी, उसको समझना जरूरी है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तब गुजरात में से करीबन 22 लोगों ने, उसमें गुजराती भाषा बोलने वाले 22 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देश भर से 72 लोग आए थे। सूरत की प्रजा हितवर्धक सभा, जिसकी स्थापना 1882 में हुई थी, और अहमदाबाद की गुजरात सभा, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी, ये दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी महत्ता क्या थी? 1915 में महात्मा गांधी जब स्वदेश आए तो वो गुजरात सभा के सदस्य बने थे और गुजरात सभा के द्वारा ही सरदार और महात्मा गांधी 1915 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए बॉम्बे गए थे, मुंबई गए थे। तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने की वजह से गुजरात के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है और 1885 हिंदुस्तान की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साल था। और उसी साल को आप देखेंगे 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। यह भी एक गुजराती स्थापित, कच्छी द्वारा स्थापित एक बहुत बड़ा महाविद्यालय था। और 1885 की 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। उसके थोड़े दिन पहले ही छोटू भाई पुरानी का जन्म 13 दिसंबर 1885 को हुआ था। यानी जिस माहौल में उनका जन्म हुआ तो वो माहौल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जागृति के माहौल में उनका जन्म होना अपने आप में एक अलग ही पहचान बनाने के लिए तैयार है। मुझे यहाँ खास कहना जरूरी है क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में भी अंबू भाई, छोटू भाई का योगदान रहा है। अंबू भाई, छोटू भाई दोनों भाई थे। छोटू भाई उनसे 9 साल बड़े थे और उन्होंने काफी
अपने भाई को शेप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो हम देखेंगे कि अंबालाल साकरलाल देसाई, जो गुजरात के सबसे पहले एमए एलएलबी थे, गुजरात प्रोविंशियल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बाद में बने थे। उन्होंने 1872 के अंदर स्वदेश उद्योग वर्धक मंडल स्थापित किया था। आज स्वदेशी की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, मगर 1872 में स्वदेशी उद्योग वर्धक मंडल के जो मेन उसके फाउंडर्स थे, उन फाउंडर्स में रणछोड़लाल छोटालाल थे। रणछोड़लाल छोटालाल वो अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पायोनियर थे। अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कायम करने में रणछोड़लाल छोटालाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसी वजह से अहमदाबाद हिंदुस्तान का मैनचेस्टर बना। रणछोड़लाल छोटालाल ने जो साहस किया, इस वजह से, उनकी साहस यात्रा की वजह से एक मील हुई और उसमें से एक शहर, उसमें और मील टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल हब बनने लगा और अहमदाबाद हिंदुस्तान का मैनचेस्टर के तौर पे पहचाना गया। तो ये बात मैं इस वजह से बताता हूं कि 1902 में जब अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, तब उसके साथ साथ हिंदुस्तान का दूसरा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, औद्योगिक प्रदर्शन, उसका आयोजन भी अहमदाबाद में किया गया था। तो ये सारी भूमिका मैं क्यों बताता हूं, इसकी वजह यह है कि छोटू भाई की कर्मभूमि बड़ौदा ज्यादातर रहा है। बड़ौदा स्टेट के अंदर उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी, मगर वो भूमिका को समझने के लिए हमको 1902 के इस औद्योगिक प्रदर्शन में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस औद्योगिक प्रदर्शन के उद्घाटक थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जो बड़ौदा के शासक थे। आजादी के संग्राम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में आना, औद्योगिक प्रदर्शन का उद्घाटन करना, उसको फाइनेंशियल मदद करना, यह बहुत बड़ी बात थी। सयाजीराव गायकवाड़ ऐसे प्रगतिशील राजवी थे कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को पहले फ्री किया, बाद में कंपलसरी किया। इसका असर यह हुआ कि वहां लाइब्रेरी मूवमेंट के साथ साथ एक वैचारिक परिवर्तन आया, और वैचारिक परिवर्तन का क्या असर पूरे राज्य में, राज्य के युवाओं में, पिछड़े वर्ग में क्या असर हुआ, उसको हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उससे हमको क्लियर चित्र स्पष्ट होता जाएगा। पर सयाजीराव 1902 के साल में अहमदाबाद में जब आए, तब उन्होंने इस एग्जीबिशन के अंदर जो अलग अलग इलाके से जो प्रदर्शित चीजें उसको देखा। पूरे देश में से ऐसी ऐसी चीजें प्रदर्शित की गई थी, उसमें से हमको ख्याल आता है कि हिंदुस्तान वास्तविकता में सोने की चिड़िया कैसे हुआ करता था। हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, आत्मनिर्भर भारत की बात क्या है, तो हम स्वावलंबी कैसे थे, हमारी टेक्नोलॉजी क्या थी। आपके सामने उदाहरण यह है कि लाक्षा ग्रुप, लाख का बना हुआ महल और 3D इफेक्ट ऐसी थी कि जहां जल है वहां जमीन पता चलती थी, जहां जमीन है वहां वास्तविकता में पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ रहता था। यह टेक्नोलॉजी हमारी थी। भूल भुलैया, जयपुर का जंतर मंतर आप देखें तो ये हमारे पास ज्ञान था। खगोल विद्या का हमारे पास सदियों पहले ज्ञान था। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने पोरबंदर स्टेट द्वारा प्रदर्शित भानुताप यंत्र देखा, सोलर कुकर, सोलर एनर्जी, आज हम उसका बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं। पर अहमदाबाद में सयाजीराव सोलर कुकर यानी भानुताप यंत्र देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि इसके पेटेंट रजिस्टर कराए जाए, इसकी महत्ता और बढ़ाई जाए, इसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाए। ऑल्टरनेट एनर्जी की हमको आवश्यकता है। वो जमाने में तो पेट्रोल की कार बहुत ही कम लोगों के पास 1902 की साल में हुआ करती थी, तब ये सोलर कुकर का प्रयोग यहां पर किया गया था। तो उसके बाद जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, तब
स्वदेशी आंदोलन के साथ क्या असर हुआ, अंबालाल साकरलाल का जो स्वदेश उद्योग मंडल था उसका क्या असर हुआ। गंगनाथ विद्यालय का जिक्र करना मुझे यहाँ आवश्यक लगता है। चानोद करनाली के किनारे पे क्रांतिकारियों का केंद्र था गंगनाथ विद्यालय। नर्मदा का किनारा है और उस गंगनाथ विद्यालय के साथ भी छोटू भाई का सीधा नाता रहा है। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जो अपना वतन छोड़ के आए थे, उन्होंने इसी गंगनाथ विद्यालय में शिक्षक का काम किया था और वहां से काका मिले, काका साहेब कालेलकर, जिन्होंने गुजराती भाषा की उन्नति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और मामा साहब फड़के की जिंदगी में भी परिवर्तन गांधी जी के आने के बाद हुआ। वो क्रांतिकारियों का केंद्र था गंगनाथ विद्यालय और उस गंगनाथ विद्यालय का असर छोटू भाई पुराणी पे कैसे पड़ा, प्रोफेसर अरविंद घोष के संपर्क में कैसे आए, अरविंदो के शिष्य होने के बाद उनमें क्या चेंज आया, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। हम ध्यान से देखेंगे तो 1885 की साल में उनका जन्म हुआ। वैसे तो छोटू भाई का जन्म अपने ननिहाल डाकोर में हुआ था और डाकोर तो इतना बड़ा तीर्थ है, पूरे देश के अंदर जाना जाता है, माना जाता है। इनके पूर्वज को भी समझना पड़ेगा। किसी को समझना हो तो उनके जीवन घड़तर के वर्षों को जानना समझना जरूरी है, उनके पूर्वजों के संस्कार को जानना जरूरी है। और पिताजी के साथ वे अलग अलग जगह पे घूमते रहे और उसका असर उनके जीवन घड़तर पे कैसा हुआ, इस वजह से उनको क्या क्या सीखने मिला, वो जानना जरूरी है। छोटू भाई की माता जी का बचपन में ही देहांत हो गया था और काफी अरसे तक वे जामनगर में रहे पिताजी के साथ और वहां पर उनके अंदर कैसे चेंज आया। बचपन से ही उनको एक शौक था कि मैं कुछ कुछ करता रहूं। इनके पूर्वज बेसिकली भट्ट मेवाड़ा नाती से थे और मेवाड़ यानी महाराणा प्रताप की भूमि, उस भूमि से उनका सीधा नाता था। जब भी राज्याभिषेक मेवाड़ की भूमि में होता तब इन भट्ट मेवाड़ा ब्राह्मण फैमिली से बुलाए जाते थे ब्राह्मण और वही लोग राज्याभिषेक करते थे। मगर उनको महाराणा प्रताप के गादी त्याग के साथ मेवाड़ त्यागना पड़ा और वो लोग वहां से अपनी मातृभूमि छोड़ के राजस्थान से होते हुए गुजरात में खंभात आए। खंभात भी पौराणिक बंदरगाह हुआ करता था, वो भी वक्त के साथ शिल्टिंग होने की वजह से उसका भी महत्व खत्म हुआ और दरिया बहुत दूर चला गया, खंभात बंदर टूट गया। खंभात के बाद वो लोग भरूच में आके स्थायी हुए और छोटू भाई के दादा नरभेराम भट्ट वो पुराण कथा करते थे, इस वजह से इनकी सरने पुरानी हुई है ऐसा कहा गया है। और व्यास भी कई लोग उनकी फैमिली में सरनेम लिखते थे और उनके जो दादा के भाई वगैरह हुआ करते थे वो लोग भी अच्छे स्विमर थे और रोजाना वो लोग नर्मदा नदी के अंदर एक किनारे से दूसरे किनारे स्विमिंग करके जाते थे। यानी पहले से ही उनके अंदर साहस यात्रा हमको देखने को मिलती है। और बालकृष्ण पुराणी इनकी कम्युनिटी में इनकी मेवाड़ा ज्ञाति के अंदर भट्ट मेवाड़ा ज्ञाति में सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाले में से एक थे। ज्यादातर पुरानी कुटुंब पे आर्य समाज का प्रभाव ज्यादा था। आर्य समाज
यानी कि दयानंद सरस्वती जी के विचारों का उनके ऊपर गाढ़ प्रभाव था। उसकी वजह से उनमें रैशनैलिटी, साइंटिफिक अप्रोच देखने को मिलता है। और इसका असर ये हुआ कि छोटू भाई पुरानी पहले से ही, बचपन से ही जब अपनी स्कूल में पढ़ते थे तो उनको खेलने कूदने का बहुत शौक था। उस जमाने में जैसे सरदार वल्लभ भाई छठी कक्षा में पढ़ते थे तो उन्होंने आत्मसम्मान के लिए विद्यार्थियों को संगठित करके 3 दिन तक स्ट्राइक किया था, हड़ताल किया था। और उसी तरह से छोटू भाई के टीचर ने एक फरमान किया कि जब पढ़ाई के दौरान विराम होता है, रिसेस पड़ती है, तब बच्चे लोग खेले नहीं। अगर खेलते हैं तो उनको सजा दी जाएगी, क्योंकि हो हल्ला करते, शोरगुल बच्चे लोग करते हैं। तो इस वजह से उसको रोकने के लिए उन्होंने बच्चों को सजा देना शुरू किया। अगर कोई खेलता हुआ पकड़ा जाता तो उसको एक सोटी मारी जाती थी और सोटी लगने से बच्चे लोग डर जाते थे। मगर दूसरे दिन, पहले दिन तो छोटू भाई ने सोटी सहन कर ली, तो शिक्षक का मानना था कि दूसरे दिन तो नहीं आएंगे। दोबारा रेसेस के अंदर उन्होंने खेलना शुरू करा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। शिक्षक ने दोबारा उनको सजा दी और इस तरह से लगातार छोटू भाई के साथ और लोग जुड़ते गए और जुड़ने की वजह से उनकी भी हिम्मत खुलती गई और फिर बहुत बड़ी तादाद में छात्र अपने शिक्षक के सामने आए। शिक्षक को भी एहसास हुआ कि नहीं, बच्चों को तो खेलना ही चाहिए, और उन्होंने छोटू भाई और उनके साथियों को माफ किया, माफी भी मांगी कि नहीं, कल से आप लोग खेलते रहना। तो ये सत्याग्रह की जो प्रचंड ताकत थी, इसका परिचय उन्होंने करके बताया। और 14 साल की उम्र में उन्होंने ये अपना एक साहस का परिचय बताया और इनके ये किशोरावस्था का जो टर्निंग पॉइंट आया, इसका असर पूरी उनकी करियर के ऊपर हमको देखने को मिलता है। इसकी वजह यह थी कि उनका मनोबल पहले से दृढ़ था। साहस यात्रा उनको पहले से पसंद थी, किसी भी चीज से डरते नहीं थे। डर नाम की चीज तो उनमें थी नहीं, और इस चीज का असर उनके मनोबल पे पड़ा। कितनी भी सजा उनको सोटी लगती थी, पर वे अड़ग रहते थे। और इसी वजह से उन्होंने आगे चल के किस तरह से अपना डेवलपमेंट किया, और 7th स्टैंडर्ड तक वो, यानी वहाँ का प्राथमिक एजुकेशन, उन्होंने शिक्षा मातृभाषा में ली। उसके बाद इंग्लिश वो ज़माने के अंदर टीचिंग दिया जाता था, तो उसमें 7th स्टैंडर्ड से उन्होंने चेंज किया और 1900 की साल में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हुए। यानी कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सरदार वल्लभ भाई ने 22 साल की उम्र में सेकंड ट्रायल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि गांधी जी 39% के साथ फर्स्ट ट्रायल में ही 18 साल की उम्र में मैट्रिक उन्होंने क्लियर किया था। उनकी तुलना में छोटू भाई काफ़ी छोटे थे, 15 साल के ही सिर्फ थे, और मैट्रिक की एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर की। उसके बाद वे अहमदाबाद की गुजरात कॉलेज के अंदर आए, प्रवेश लिया। मुझे गुजरात कॉलेज के बारे में थोड़ा सा कहना ज़रूरी लगता है, क्योंकि गुजरात कॉलेज क्रांतियों का एपिसेंटर रहा। गुजरात कॉलेज का माहौल पूरे विद्यार्थियों पे क्या असर करता था। गुजरात भर से ये कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे।
ये कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव भी थे, जो 1919 से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आचार्य के तौर पे जुड़े, बाद में उसके वाइस चांसलर भी बने थे और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो छोटू भाई के गुरु आनंद शंकर भी थे। इंदुलाल याग्निक, जिन्होंने अपना रेडीमेड चलता अखबार नवजीवन यानी सत्य और यंग इंडिया गांधी जी को सुप्रत किया था, वो भी छोटू भाई के मार्गदर्शक भी रहे थे और उसी गुजरात कॉलेज के वे भी इंदुलाल भी छात्र थे। तो ये गुजरात कॉलेज अहमदाबाद के लोगों ने खुद ने ही उसको स्थापित किया था। आत्मनिर्भर अहमदाबादियों ने सरकार पे सुरक्षित न रहते हुए, सरकार पे निर्भर न करते हुए, उन्होंने दी गुजरात प्रोविंशियल कॉलेज स्थापित की थी, जो बाद में बंद हो गई थी, आगे जाके गुजरात कॉलेज के नाम से शुरू हुई। और उसके अंदर सबसे बड़ा डोनेशन रणछोड़लाल छोटालाल के ग्रांड सन का रहा था। तो उस गुजरात कॉलेज के माहौल का जो असर हुआ है वो छोटू भाई पे हुआ और बाद में उनके भाई अंबू भाई पुराणी पे भी उसका गाढ़ असर हुआ है। तो गुजरात कॉलेज के अंदर इनका जो अभ्यास हुआ, उससे इनकी जिंदगी में कैसे टर्निंग पॉइंट आया और उनको कैसे कैसे वहां पर जो साथी मिले, और उसके अंदर खास जो उनके मित्र थे वो थे यशवंत गणेश पंडित। उन्होंने उनके मन में व्यायाम के प्रति एक अभिरुचि पैदा की और इसके साथ उनके अंदर टर्निंग पॉइंट आया और उनको एक एहसास हुआ कि नहीं, हमको अगर राष्ट्र के लिए समर्पित रहना है, राष्ट्र सेवा में अगर जुड़ना है, तो उसके लिए हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा। मैं खास यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा डॉक्टर हरिप्रसाद देसाई का। उनकी प्रेरणा से छोटू भाई पुराणी ने अहमदाबाद में बहुत अलग अलग व्यायाम विद्यालय की भी स्थापना की थी, व्यायामशालाएं भी स्थापित की थी। और डॉक्टर हरिप्रसाद देसाई, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, गुजराती में है, आरोग्य तननु मननु। तो उस किताब में लिखते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका निधन काफी छोटी आयु में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का निधन भी कम आयु में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे दृष्टांत दिए कि उन्होंने अपनी स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूकता दिखाई होती तो वो काफी लंबा जी सकते थे। और अपना उदाहरण देते कि वो अहमदाबाद से रोजाना 30 माइल दूर साणंद गांव तक साइकिल लेके जाया करते थे और वापस लौट के आते थे। तो यहां पर छोटू भाई की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया और छोटू भाई को भी एक एहसास हुआ कि मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग होना चाहिए, और इसी वजह से उनको ये ख्याल आया कि हमको अपने आरोग्य के प्रति ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। पर एक बार क्या हुआ, छोटू भाई और उनके साथी यशवंत गणेश पंडित ट्रेन में मुसाफरी कर रहे, और ट्रेन में मुसाफरी करते टाइम पे उन्होंने देखा कि अहमदाबाद स्टेशन पे एक रेलवे कोच के आगे एक गोरा सोल्जर बैठा हुआ है, और गोरा सोल्जर किसी को अंदर एंटर होने ही नहीं देता है। कंपार्टमेंट में अगर दाखिल होंगे तो ट्रेन में बैठ के आगे मुसाफरी कर सकेंगे। जैसे कि गांधी जी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे आया। सुबह से फर्स्ट क्लास के कोच में मुसाफरी करने वाले गांधी जी को टिकट होने के बावजूद उठा के फेंक दिया जाता है, और गांधी जी ने तय किया, या तो मैं लड़ूंगा, स्वमान के खातिर लड़ूंगा, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ूंगा, या मैं स्वदेश चला जाऊंगा।
एक धक्का गांधी जी को लगा, दुनिया का इतिहास पूरा उसने धक्के ने बदल दिया। ये छोटा सा प्रसंग छोटू भाई की जिंदगी में कैसे टर्निंग पॉइंट लाता है, ये देखना समझना जरूरी है। उनके साथी यशवंत, वो भी मजबूत थे, शरीर से मजबूत थे, मन से मजबूत थे, और उन्होंने जिस तरह से उस गोरे सैनिक का मुकाबला किया, और उसकी ताकत, इतनी प्रचंड ताकत वो गोरा सैनिक सह नहीं पाया, और उसको पीछे पीछे हट जाना पड़ा, और यशवंत और उसके साथ छोटू भाई दोनों अपने आप कोच में एंटर हो गए। यह किस्से की वजह से उनके अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, और इस टर्निंग पॉइंट की वजह से उनको लगा कि नहीं, मुझे भी अपने शरीर को एकदम मजबूत करना है। अगर शरीर स्वस्थ होगा, शरीर मजबूत होगा, तो हम राष्ट्र के लिए समर्पित रह सकेंगे। हम राष्ट्र के लिए जो अपना जीवन समर्पित करना है, सेवा के अंदर हमको अपना जीवन देना है, वो कर पाएंगे। और इस तरह से छोटू भाई किस तरह से कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज कैसे करते हैं। उनको टेनिस का काफी शौक था, और इंटर की एग्जाम में वे फेल हो गए। उसकी वजह यह थी कि पढ़ने से ज्यादा खेल कूद के लिए वो ज्यादा ध्यान देते थे, और इस वजह से उनको एक झटका भी लगा कि नहीं, पढ़ना भी इतना जरूरी है, और उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी इतना आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने बीए की एग्जाम में बॉटनी और जूलॉजी को पसंद किया, और यह विषय उनको अहमदाबाद में नहीं मिला, सो उनको बड़ौदा में जाना पड़ा। यह इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आता है। मैंने पहले कहा, बड़ौदा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय विजनरी आइडिया के स्वामी थे, और इसी वजह से उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 1913 में स्कॉलरशिप देके उच्च अभ्यास के लिए विदेश जाने की मदद की थी। और वो सयाजीराव गायकवाड़ जो थे, उन्होंने पहले भारतीय राजा थे, उन्होंने बैंक कायम की थी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से आज भी कायम है, आज भी चल रही है। तो सयाजीराव के बड़ौदा में आने के बाद यहाँ पर उनको टेनिस की गेम के प्रति और रुचि बढ़ती गई, और वे अपनी कॉलेज के अच्छे टेनिस के खिलाड़ी पे जाने गए। प्रिंसिपल को महाराजा परिवार की ओर से कहा गया कि अगर कोई अच्छा टेनिस का खिलाड़ी है तो उसे भेजा जाए प्रैक्टिस के लिए, उनके साथ उनको करना है। महाराजा के भाई संपत राय गायकवाड़, वो भी अपने जमाने के अच्छे टेनिस खिलाड़ी थे, पर उनको कोई अच्छा साथ में खेलने वाला खिलाड़ी मिलता नहीं था। तो छोटू भाई गए, और जबरदस्त दोनों के बीच में मुकाबला हुआ, और उन्होंने उनको संपत राव को हरा दिया। तो महाराज के साथ उनके संपत राव के जो कोई साथी थे, उन्होंने कहा महाराज को खेल लगाओ, तो बोले मैं खेल लगाने नहीं आया, हम गेम खेलने के लिए आए, हम एक दूसरे के साथ अपनी स्पर्धा का एक लुत्फ उठाएंगे। और इस तरह से छोटू भाई अपनी पूरी एक्टिविटी, उन्होंने वर्जिश व्यायाम को बड़ौदा में किस तरह से डेवलप किया, उसको हम देखेंगे। शुरुआत के अंदर वो 5-10 दंड बैठक कर रहा करते थे, और ये बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बड़ौदा के अंदर व्यायाम प्रवृत्ति का बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत लंबे अरसे से अलग अलग अखाड़े बड़ौदा में हुआ करते थे। वड पे से वडोदरा, और वड की वडवाइयों की तरह वहां पर पहले से ही व्यायाम के प्रति सजागता थी। तो छोटू भाई व्यायाम करते करते
250 दंड और 500 बैठक रोजाना करते करते आगे बढ़ने लगे और माइलों तक वे दौड़ते थे। और उसके वजह से उनका दुबला पतला शरीर कुछ महीनों में, कुछ दिनों के अंदर ऐसा मजबूत हो गया और उनकी 32 इंच की छाती 39 इंच की हो गई। और इसके साथ साथ उनका शरीर जो था वो एकदम चंचल, सप्रमाण और बलवान होने लगा और उनको अपनी भारतीय व्यायाम पद्धति पे बहुत श्रद्धा बढ़ने लगी। हॉस्टल के साथ साथ साथियों को भी वे प्रोत्साहित करते और उनकी जो व्यायाम प्रवृत्ति के बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। और उसको जानने समझने के लिए उन्होंने किस तरह से अपनी व्यायाम प्रवृत्ति को राष्ट्रवादी व्यायाम प्रवृत्ति में बदला, उसको हम अगर जाने समझे उससे पहले एक छोटी सी ऐसी लाइट बात मैं करना चाहूंगा। छोटू भाई तो हॉस्टल में रहते थे, रोजाना बादाम लाके खाते भी थे। उनके साथ ही उनके ड्रॉवर में से कभी कभी बादाम का लुत्फ ले लेते थे। छोटू भाई सोचते थे कि मैंने इतनी बादाम नहीं खाई है फिर भी खत्म क्यों हो गई। पता चला कुछ साथी हाथ आजमाते हैं तो वो भी तूफान करने का उनको भी मजा आता था। मस्ती मजाक तो उनको बहुत ही पसंद थी, उनका स्वभाव भी था। तो उन्होंने बाजार में से जाके किराने वाले से कहा कि मुझे खास किस्म की बादाम दी जाए, खास किस्म की यानी कड़वी बादाम दी जाए। और उन्होंने लाके ड्रॉवर में बहुत सारी बादाम रख दी। तो जो साथी रोजाना उनकी बादाम में कमी करता था उसने देखी, वाह आज तो बहुत सारी बादाम आ गई। तो उसने जैसा मुट्ठा लिया और खाने लगा तो एकदम कड़वी बादाम थी, उसका मुंह एकदम कड़वा हो गया और वो जैसे तू तू करके बाहर निकला तो छोटू भाई जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। और इसी वजह से उनका ये स्वभाव का भी हमको परिचय मिलता है। मगर उसके साथ उनमें साहसिकता कैसे आई ये जानना भी जरूरी है। उनकी हॉस्टल के नजदीक एक गोरा अंग्रेज अधिकारी जो था वो काफी बदतमीजी करता था। उसका नौकर भी वहां पर गंदगी करता था और लोगों को परेशान करता था, छात्रों को भी उससे दिक्कत हुआ करती थी। तो छोटो भाई ने उसकी ऐसी धुलाई कर दी कि दोबारा उस अंग्रेज ने उधर आने की हिम्मत तक नहीं की। ये स्वास्थ्य का असर, वर्जिश का असर क्या हुआ कि इंटर में फेल होने वाले छोटू भाई बीए की एग्जाम में प्रथम आए और उनको अध्यापक का ऑफर मिला। ग्रेजुएट हो गए अच्छे मार्क्स के साथ, अव्वल दर्जे के साथ, अव्वल नंबर के साथ। और फर्स्ट क्लास फर्स्ट छोटू भाई उनकी लाइफ का कैसे टर्निंग पॉइंट आया। वो टाइम पे प्रोफेसर अरविंद घोष बड़ौदा में अध्यापक थे। मैंने पहले ही बताया सयाजीराव गुण पूजक थे, देश भर में से विद्वान तजज्ञों को बुलाते थे और इसी वजह से बड़ौदा संस्कार नगरी की एक अपनी अलग पहचान उसने कायम की है। प्रोफेसर अरविंद घोष के सीधे संपर्क में आने से इनकी जिंदगी में तो टर्निंग पॉइंट आया ही, पर उनके भाई अंबू भाई की जिंदगी में भी टर्निंग पॉइंट आया। बाद में महर्षि अरविंदो उनका रूपांतर हुआ, पूरा जिंदगी बदला गई। अरविंद घोष जो एक जमाने के क्रांतिकारी हुआ थे और उस क्रांतिकारी का रूपांतर एक बड़े योगी के तौर पे, एक संसार सुधारक के तौर पे कैसे हुआ और उसका असर
दोनों पुरानी बंधुओं की पूरी करियर पे कैसा हुआ उसको हम जानेंगे, समझेंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के प्रवर्तक अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और पूरे देश में बंग भंग का आंदोलन शुरू हुआ। उसका असर ये हुआ कि बड़ौदा के अंदर एज ए प्रोफेसर जो सर्विसेज देते थे प्रोफेसर अरविंद घोष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी पूरी करियर आखिरी टर्निंग पॉइंट आ गया। और इसके साथ उन्होंने इस आंदोलन के अंदर अहम भूमिका अदा की और इन्हीं वैचारिक परिवर्तन का असर भी छोटू भाई के ऊपर कैसा हुआ, क्योंकि उन्होंने छोटा सा एक अखबार शुरू किया था वंदे मातरम, जो बाद में काफ़ी प्रचलित हुआ और उसकी बहुत बड़ी मात्रा में कॉपीज सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। स्वाभाविक है कि छोटू भाई जैसे नौजवान उसको पढ़ने लगे और उन इस वजह से पॉलिटिकल उनके ख्यालात भी बदलने लगे, उनके विचारधारा भी एकदम चेंज होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने अपने गुरु के तौर पे प्रोफेसर अरविंद घोष, जो धीरे धीरे उनका भी रूपांतर एक क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतिनिधि के तौर पे हो रहा था, उनकी ओर आकर्षित होने लगे। जो जो वंदे मातरम के जो भी आर्टिकल्स पढ़ने लगे तो उनका थॉट प्रोसेस पूरा चेंज होने लगा और 1907 के अंदर सूरत के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाल बाल और पाल, इनका सीधा परिचय उनकी विचारधारा से संपर्क और उसका भी आप देखें कैसे चेंज हुआ और हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर भी पूरा चेंज आया। 1907 सूरत कांग्रेस के बाद अरविंदो वो बड़ौदा लौट के आए और उन्होंने छोटू भाई को प्रोत्साहित किया कि आप राष्ट्र सेवा के लिए जुड़े। तब करीबन उनकी 22 साल की उम्र थी और उनको समझाया गया कि आपको अपनी शक्तियों का उपयुक्त इस्तेमाल करना होगा, अपने साथ ऐसे नौजवानों को जोड़ना होगा जो हिंदुस्तान की आज़ादी की मूवमेंट में अपना यथायोग्य योगदान दे और उसके लिए आपको जिस तरह से बंगाल के अंदर अलग अलग व्यायाम प्रवृत्ति के माध्यम से, अखाड़ों के माध्यम से नौजवान जुड़ते हैं और अपना योगदान देते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होने की वजह से वो और मजबूत होते हैं और अच्छी तरह से वो अपना दायित्व निभाते हैं। उन पे कितना भी जुल्म सितम हो उसको वो अपने मनोबल की वजह से वो सह लेते हैं, वो मनोबल व्यायाम की वजह से एकदम और मजबूत होता है और इस तरह से उनको ख्याल आया और इसके बाद रोजाना उनके बीच में सत्संग होने लगा और उसके बाद वे बारिंद्र घोष के भी संपर्क में आए और बारिंद्र घोष के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से उनको और उनका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा। जिस तरह से अरविंद घोष के विचारों की असर, उनके राइटअप की असर इन पे असर हुई, उस तरह से बारिंद्र घोष के साथ उनके छोटू भाई के वैचारिक सत्संग की वजह से परिवर्तन आया। अब देखेंगे कि उनके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा का एक बीज डेवलप होना शुरू हुआ और गुजरात के अंदर उन्होंने अपना एक यथायोग्य योगदान दिया 1907 के बाद। तब गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपना सत्याग्रह का मूवमेंट ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। बाद में छोटू भाई एमए हुए और बड़ौदा कला भवन के मेल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर साइंस के
प्रोफेसर के तौर पे जुड़े और उनको लक्ष्मीनाथ नाम का एक नौजवान जो उनका छात्र भी था उनके सीधे संपर्क में आया और लक्ष्मीनाथ के साथ उनका जो जुड़ाव हुआ और उसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि हम नौजवानों के अंदर एक वक्तृत्व कला कौशल्य का कैसे विकास होता है उसके लिए अपना योगदान देंगे और उन्होंने वक्तृत्व शिक्षण समिति मंडल की स्थापना की। इसके माध्यम से नौजवानों में एक विचार का परिवर्तन आए, वैचारिक क्रांति आए, उसके लिए इकट्ठा होने लगे और अलग अलग विषयों पे वो वक्तव्य देते, अलग अलग वक्ता को भी बुलाते और इस तरह से प्रति रविवार को ये मिलने वाली सभा एक अपना स्थायी स्वरूप 1909 से लेती है और 19 मार्च 1909 से रविवार सभा के प्रमुख छोटू भाई बने। और इसके साथ साथ उनके अंदर कैसे वो जो उनका टर्निंग पॉइंट आता गया और बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान उनके साथ जुड़ने लगे और उनको ख्याल आया कि अगर नौजवानों की शक्तियों का ढंग से अगर हमको इस्तेमाल करना है, उनको योग्य केंद्रित करके उसका इस्तेमाल करना है, तो उनको अलग अलग प्रवृत्ति में जोड़ना होगा। और वे अलग अलग प्रवृत्ति यानी कि व्यायाम प्रवृत्ति से उनका कला कौशल्य और खिलेगा और उनका डेवलपमेंट और अच्छा बेहतर हम कर पाएंगे। इसी श्रृंखला के अंदर उन्होंने सोचा कि हमको एक व्यायामशाला करनी है, मगर उसके लिए कैसे हम कर सकते हैं। तो लक्ष्मीनाथ ने कहा कि मेरे घर के पास एक खुली जगह है, खंडेर मकान हैगा, वहां पर अगर हम अखाड़ा कायम करें तो हम एक अच्छा सेंटर डेवलप कर सकते हैं। दूसरे दिन रामनवमी का दिन था और उस दिन ही तय किया गया कि हम अखाड़ा शुरू करेंगे। टूटी फूटी जगह थी, खंडर था और उसके अंदर रोजाना नौजवान लोग इकट्ठा श्रमदान करते और वहां पर से उन्होंने उसका कूड़ा करकट काटमाल हटाया और टेकरे को उन्होंने साफ किया और वहां पर धीरे धीरे एक मैदान बना और छोटू भाई जाके खुद बड़ा सा लकड़ा लेके आए और शीशम का मलखम उन्होंने तैयार कराया और चैत्र सुद 9 रामनवमी के दिन 1 मई 1909 को नगर शेठ हरिभक्ति के वरद हस्तों से लक्ष्मीनाथ व्यायामशाला का उद्घाटन भी किया गया और वहां पर ये व्यायामशाला लक्ष्मीनाथ व्यायामशाला आज भी कायम है। और लक्ष्मीनाथ व्यायामशाला के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग व्यायाम की सामग्री हमको उस ज़माने में स्थापित की हुई देखने को मिलती है, रिकॉर्ड के अंदर भी मिलती हैगी और लोगों ने बहुत बड़ी तरह से उन्होंने ये काम किया था, खास करके कुश्ती के और अलग अलग खेल के दांव पेच वो करते थे और सभी लोगों ने युवाओं ने मिलके ही इस व्यायामशाला को डेवलप किया था। बाद में सूरत के व्यायामवीर रामलाल जो बड़ौदा आए और उन्होंने और साथ में बापूराव फणसलकर ने मिलके भी एक अलग बड़ौदा में अखाड़ा किया और छोटू भाई के साथ साथ उनके छोटे भाई अंबू भाई पुरानी भी जुड़े और वो लोग सब मिलके प्रचलित हर प्रकार का जो व्यायाम का प्रशिक्षण है, खास करके कुश्ती, मलखम, मगदल, लाठी, लेजिम और अलग अलग आसनों की वो सबको तालीम देने लगे। छोटू भाई का ऐसा मानना था कि युवाओं में अगर साहसिकता आती है तो साहसिकता कैसे आएगी, साहस यात्रा के माध्यम से आएगी और उनको प्रोत्साहित करने के लिए वे अलग अलग प्रयोग भी हमेशा करते थे, जैसे टेकरी युद्ध, जैसे वॉर के अंदर, पुराने ज़माने की वॉर के अंदर, खास करके छत्रपति शिवाजी के टाइम की जो वॉर होती थी उसके अंदर साहसिकता का परिचय होता था। मगर अभी तो वॉर नहीं है, तो
दो ग्रुप करके और उन ग्रुपों के साथ ऐसी वॉर होती थी, और एक ग्रुप अटैक करता था तो दूसरा ग्रुप उसको डिफेंड करता था। और उसके साथ वो युवाओं में साहसिकता अगर डेवलप होती है तो उनको पावागढ़ के जंगलों में ले जाते थे, और कंटिन्यूस, क्योंकि वो ज़माने में तो इस तरह से रास्ते भी डेवलप नहीं हुए थे, और मेहनत करना है, मुकाबला करना है, परिस्थितियों चैलेंजेस आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है, और इस तरह से वो युवाओं के अंदर एक साहस यात्रा के माध्यम से उनके अंदर भी एक प्रोत्साहित किया। एक बार तो उन्होंने जिस रास्ते से शिवाजी सूरत की ओर आए थे तो उसी रास्ते से वो लोग वापस नासिक की ओर गए, और 22 माइल रोजाना चलते चलते बहुत मुश्किल से उन्होंने ये यात्रा भी की। इसके साथ साथ इन छात्रालय, इनके जो व्यायामशाला के जो छात्र थे, इनके अखाड़ों में आने वाले छात्र थे, वो लोग अपनी कॉलेज या अपनी स्कूल खुले पैरों से ही जाते थे, उनको शर्म नहीं होती थी, क्योंकि उस वजह से उनके अंदर भी मजबूती आती थी, और अलग अलग कसौटी भी उनकी हुआ करती थी। उनके अंदर जो भी जुड़ना चाहता है तो उनको वो ज़माने के अंदर एक ऐसा प्रयोग किया जाता था। आज भी किसी को अगर कुएज, गुजराती में कुएज बोलते हैं, वो ऐसा पाउडर लग जाता है कि वनस्पति आती है कि फली जैसी होती है, उसके साथ ऐसा रेसे निकलते हैं जिससे पूरी बॉडी में खुजली आ जाती है, और वो खुजली अनबेरेबल खुजली होती है। तो उसको सामने चल के ये खुजली को निमंत्रण निमंत्रण देना होता था, और वो खुजली अगर सह लेता है युवा तो उसकी मानसिक शारीरिक दृढ़ता का भी परिचय होता था, और उसको घुटन पे बैठ के चलना होता था। अलग अलग कसौटी भी होती थी। एक बार अमरावती से एक पहलवान आया और उसने बड़ौदा के अंदर अपनी छाती के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख के पहलवानों से कहा तोड़ो, और लोगों ने तोड़ के बताया, उसको कुछ नहीं हुआ। तब छोटू भाई ने भी अपने व्यायामशाला के एक साथी को ऐसा तैयार किया और अंग कसरत के ऐसे ऐसे प्रयोग किए। वो अंग कसरत के इस प्रयोगों की वजह से इनकी भी लोक चाहना बढ़ी, उनके अखाड़े की भी लोक चाहना बढ़ी, और उनके छात्रों को भी उससे बड़ा प्रोत्साहन मिला। और उसका असर ये हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान जुड़ते गए, और उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की एक नई जो तमन्ना है, सरफरोशी की तमन्ना उनमें डेवलप होने लगी। छोटू भाई की जिंदगी में वापस दोबारा टर्निंग पॉइंट आया। उनको 1910 के अंदर एंग्लो वैदिक कॉलेज में बायोलॉजी के प्रोफेसर का ऑफर हुआ और वे लाहौर गए। लाला लाजपत राय की जो ये भूमि थी वहाँ पर उनको जाने का मौका मिला। उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया, और वो ज़माने में लाल बाल पाल की त्रिपुटी पूरे देश में जानी जाती थी, और इसका ऐसा असर हुआ कि उनकी वैचारिक परिवर्तन आई। और वहाँ पर लाहौर के निवास के दौरान वे छोटू भाई मिले, पंडित सातवाड़ेकर, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, और पंजाब के क्रांति दल के अग्रसर जो थे परमानंद के भी सीधे संपर्क में आए, और उनके विचारों में एकदम स्पष्टता हुई। 1910 से 16 तक वे पंजाब की भूमि में रहे, पर वहाँ उनके साथ जो अचानक टर्निंग पॉइंट आया, लाइफ चेंज हुई, क्योंकि उनके ज़िंदगी के अंदर ऐसे आघात हुए। उनके बड़े भ्राता, उनका अचानक ही पुरुषोत्तम भाई का निधन हो गया, और उनके साथ उनके साथी जो उनके बड़े घनिष्ठ मित्र होने के साथ साथ मार्गदर्शक थे, प्रोफेसर विशंभर दास, उनका अचानक ही कॉलेरा की वजह से अवसान हो गया। और उसके बाद उनका छोटू भाई का खुद का बच्चा भी अचानक गुजर गया।
और इस तरह से उनको 1916 में अपना करियर वहाँ से समाप्त करके गुजरात आना हुआ। 1916 की साल से एक साल पहले हम देखें तो महात्मा गांधी जी का 1915 में भारत प्रत्यागमन हो चुका था और छोटू भाई वापस बड़ौदा आए, बड़ौदा को अपनी दोबारा से कर्मभूमि बनाए। लक्ष्मीनाथ व्यायामशाला के अंदर काफ़ी एक्टिविटी तो चली रही थी और महाराजा सयाजी राव के जो फिजिशियन थे डॉक्टर सुमंत मेहता, उनकी आत्मकथा के अंदर भी इनके कई सारे किस्से हमको देखने को मिलते हैं। सुमंत मेहता की आत्मकथा गुजराती में प्रसिद्ध हुई है। बहुत ही उम्दा सोर्स है। गांधी युग को समझना है, गुजरात के अंदर किस तरह से विचार परिवर्तन हुआ और व्यायाम प्रवृत्ति की कैसे गुजरात के नौजवानों पे भूमिका रही, उसको असर जानने के लिए हमको सुमंत मेहता की आत्मकथा देखना भी जरूरी है। उसी तरह से इंदुलाल याग्निक की आत्मकथा, उसमें अंबुभाई और छोटूभाई पुरानी ने किस तरह से अपना योगदान दिया है और किस तरह से इंदुलाल के साथ मिलके उन्होंने पूरे गुजरात में व्यायाम प्रचारक मंडल के साथ साथ क्या क्या प्रवृत्ति की, उनकी अखाड़ा प्रवृत्ति की कैसे असर हुई और उनके अंदर काम करने, उनके साथ जुड़े हुए जो नौजवान थे, उनके साथी थे, उन्होंने क्या योगदान दिया, ये सब हमको देखने को मिलता है कि छोटू भाई अंबू भाई ने किस तरह से अपना सेवा कार्य एक व्यायाम के माध्यम से किया, उसको हमको देखना होगा। और 1917 में अंबू भाई ने नडियाद को अपना कर्मभूमि बना के वहाँ पर जो व्यायाम प्रचार प्रवृत्ति का जो बड़ा केंद्र बनाया और चरोतर भूमि के अंदर, खेड़ा जिले के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी एक मूवमेंट की शक्ल दी। जिस तरह से मोती भाई अमीन ने जिस तरह से लाइब्रेरी मूवमेंट को प्रोत्साहित किया था, इस तरह से अखाड़ा मूवमेंट को अंबू भाई ने भी पूरे गुजरात के अंदर फैलाया। इंदुलाल की मदद से गुजरात व्यायाम मंडल बना और अंबुभाई उसके मंत्री बने और इस तरह से नडियाद हिंदू अनाथ आश्रम के अंदर ये व्यायामशाला शुरू हुई और उसको अलग अलग लोगों की मदद मिलने से एक बड़े पैमाने पे एक अलग ही उसको दिशा मिली और वो अखाड़े के अंदर जो भी नौजवान आते थे उनका मनोबल इतना दृढ़ होता था, वो अलग अलग मूवमेंट के अंदर अपना यथा योग्य योगदान देते। मुझे खास यहाँ पर कहना ये ज़रूरी है कि अहमदाबाद के अंदर प्रीतम नगर अखाड़ा वो आज भी कायम है। आज भी वहाँ पर नौजवान अलग अलग अंग कसरत के प्रयोग करते हैं, वर्जिश के लिए आते हैं और व्यायाम प्रवृत्ति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। वहाँ से बहुत बड़े बड़े व्यायामवीर निकले हैं। मगर हिंदुस्तान में पूर्ण होने वाली यह पहली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी। उसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक जगह रखी गई थी और कॉमन जो स्पेस था सोसाइटी का, वहाँ पर ही ये मूवमेंट के लिए वहाँ पर प्रीतम नगर अखाड़ा कायम किया गया था। 1927 की साल में सरदार पटेल ने इस दी ब्रह्म क्षत्रिय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इनॉग्रेशन किया था। प्रीतम राय ने अपना बहुत ही योगदान दिया था, अपना जीवन तत्व उसमें डाला था। सो सरदार ने कहा कि इस सोसाइटी के फाउंडर प्रीतम राय हैं तो उनका नाम इस सोसाइटी से जुड़ना चाहिए, तो उसका नाम प्रीतम नगर किया गया था। वो डॉक्टर हरिप्रसाद देसाई के भ्राता थे, भाई थे और हरिप्रसाद देसाई इन दोनों बंधुओं के गुरु भी हुआ करते थे। और अंबुभाई के मार्गदर्शन में अहमदाबाद के नौजवानों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए व्यायाम प्रवृत्ति बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुई और रायपुर के अंदर अवधिच्य वाड़ी के अंदर भी एक बड़ी व्यायामशाला शुरू हुई। 1920 में भद्रक के अंदर एक सार्वजनिक व्यायामशाला शुरू हुई। विट्ठल मंदिर जो एक ज़माने में क्रांतिकारियों का केंद्र हुआ करता था, उसी विट्ठल मंदिर के पास व्यायामशाला बनाने के लिए जगह साफ कर रहे थे, तब अचानक ही
वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति निकली और विधि का कुछ ऐसा संकेत मान के वहीं पर व्यायामशाला स्थापित की गई और हनुमान जी की मंदिर नज़दीक में स्थापित की गई। आज भी प्रति मंगलवार को बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। और ये व्यायामशाला की खूबी ये थी कि वहाँ पर वसंतराव हेगिस्टे, उसी मोहल्ले में रहने वाले वसंतराव हेगिस्टे रोज़ाना वर्जिश के लिए, व्यायाम के लिए आते थे। और उन्होंने अहमदाबाद के अंदर जो योगदान दिया था, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण इंसानियत के लिए, मानवता की रक्षा के लिए 1 जुलाई 1946 को अपना बलिदान दिया। और उनके वसंतराव के साथी थे रजब अली लाखानी। दोनों ने जिस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर में अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसी गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह वसंतराव और रजब अली ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। और इतिहास में वसंत रजब की जोड़ी वो अमर होगी। वसंतराव 6 फुट और 2 इंच की हाइट रखने वाले युवान थे और रजब अली भी करीबन 6 फुट के युवान थे। और रोजाना वे राष्ट्र के विकास के लिए व्यायाम करते थे। और वसंतराव तो ऐसे अंबुबाई छोटूबाई के शिष्य थे कि वो अपने अंग कसरत के जो प्रयोग थे वो रथ यात्रा में भी करते थे, पट्टेबाजी के भी प्रयोग करते थे। और इस वजह से चारों ओर वसंतराव का नाम था भद्र की, ये व्यायामशाला का नाम था। इनकी शहादत के बाद संसद के पहले स्पीकर दादा साहब मावलंकर ने इस व्यायामशाला का नाम वसंत व्यायामशाला रखा, जो आज भी लाल दरवाजा जो मेन बस टर्मिनस है उसके पीछे कायम है। आज भी इंसानियत के लिए वसंत रजब ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी वसंत व्यायामशाला के अंदर हिंदू मुस्लिम नौजवान आज भी कायम आते हैं, रोजाना आते हैं और वो राष्ट्र के विकास के लिए अपनी मर्जी से करते हैं और वसंत रजब को हर हमेशा याद करते हैं। वसंतराव ऐसे अंग कसरत के प्रयोग अहमदाबाद के अंदर रथ यात्रा के दौरान और मोहर्रम के उत्सव के दौरान करते थे। तो वसंतराव की छाती पे एक बलद गाड़ा पास होता था। बलद गाड़े के अंदर काफी सारे लोग बैठते थे, 8 से 10 लोग बैठ जाते थे और वो वसंतराव अपनी छाती पे से उस बलद गाड़े को पास करते थे। और उसी तरह से वो जब पट्टाबाजी करते थे वसंतराव, तो उनके सामने 15 से 20 नौजवान आते थे और वो अकेले ही लड़ते थे और बहुत सारे पहलवानों के साथ वो एक साथ कुश्ती करते थे, सबको उठा उठा के फेंक देते थे। मगर वो गांधी जी के मार्ग पे चलने वाले वसंतराव और रजब अली ने 1 जुलाई 1946 को जब एक दलित फैमिली पे जमालपुर एरिया में अटैक हो रहा था, तब वो दोनों अकेले निकल पड़े थे। उन्होंने कहा अगर मारना है तो हमको मारो, हम तुमको हमला नहीं करने देंगे। और एक के बाद एक घा वह सहते रहे। 36 से ज्यादा उन पे खंजर के घा करे गए, मगर उन्होंने उफ करके भी जरा सा भी मुकाबला नहीं करा। अगर वसंतराव और रजब अली दोनों चाहते तो बड़े से बड़े टोले को भी हटा सकते थे, मगर एक कॉन्स्पिरेसी की तहत, ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी हम कह सकते, क्योंकि उनके हर कम्युनिटी में छात्र थे और पूरे अहमदाबाद के लोग उनको जानते थे। सभी लोग उनको वसंत दादा के नाम से जानते थे और वे वसंतराव, अंबुभाई और छोटू भाई के छात्र हुआ करते थे। और जिस तरह से गुजरात भर में अंबुभाई और छोटू भाई ने व्यायामशाला कायम की, और आप देखेंगे कि उनके साथ साथ और लोग जुड़ते गए और प्रोप्राइटरी हाई स्कूल के मैदान में, यानी काकरिया एरिया के अंदर भी व्यायामशाला कायम हुई। आज भी काकरिया एरिया के अंदर अंबुभाई और छोटू भाई दोनों भाइयों की याद में व्यायामशाला है। वही व्यायामशाला उनकी याद आज भी हमको बताती है। बापालाल वैद, यशवंत जोशी, चंद्रशंकर भट्ट, दिनकर बंटिया, उन्होंने
भरूच ज़िले के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे व्यायामशाला कायम की। उसके साथ भरूच के गुणवंतलाल ठाकुरलाल वीण ने भादरण में व्यायामशाला की। लक्ष्मीनाथ ने अलग अलग एरिया में व्यायामशाला की। धर्मत, सोजित्रा और वीरसद में भी व्यायामशाला हुई और इस तरह से गुजरात भर में बड़े पैमाने पे व्यायामशाला शुरू हुई। जिस तरह से एक वट वृक्ष बनता है और उस तरह से ये व्यायाम प्रवृत्ति ने एक शक्ल कायम कर लिया। और एक मूवमेंट, जैसे प्रीतम राय ने कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू की थी, उसी तरह से अंबुभाई और छोटू भाई ने डॉक्टर हरिप्रसाद देसाई के मार्गदर्शन में एक व्यायाम की मूवमेंट बड़े पैमाने पे गुजरात भर में शुरू की थी। और पूरे गुजरात के अंदर ये भारतीय जो स्पोर्ट्स थे, लाठी, मगदल, लेजीम, भाला, तलवार, कुश्ती, मलखम के प्रयोग नौजवानों को सिखाए जाते थे। पूरे गुजरात के अंदर एक मूवमेंट की शक्ल ली और उनको व्यायाम विशारद का सम्मान भी किया जाता था, उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता था। और 1924 के अंदर अंबुभाई पौंडीचेरी गए और व्यायाम प्रचार मंडल की जिम्मेदारी पूरी छोटू भाई और उनके साथियों पे आई। नडियाद के अंदर 1928 में व्यायाम परिषद मिली और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरिप्रसाद देसाई ने की थी। तो ये एक मूवमेंट किस तरह से शक्ल लेती है और इस मूवमेंट का, व्यायाम की मूवमेंट का क्या असर हुआ, और इस परिषद के अंदर अलग अलग गुजरात की व्यायामशाला के करीबन 2000 जितने प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। हमको ये समझना है कि एक मूवमेंट, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे जानी जाती अमूल, इसके रूट्स प्रीतम नगर से जुड़े हुए, क्योंकि जब त्रिभुवनदास खेड़ा जिले के अंदर दूध उत्पादकों का एक मंडल करना चाहते थे, तब सरदार पटेल ने उनको कहा कि प्रीतम राय ने किस तरह से एक हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक सहकार की प्रचंड ताकत का परिचय करा है, तो आप भी देखें दूध उत्पादकों का एक संगठन करें तो उसका क्या असर होता है। तो पुरानी बंधुओं की ये जो व्यायाम प्रचार की मूवमेंट ने पूरे गुजरात में असर किया और नडियाद में करीबन 2000 जितने प्रतिनिधि आए और उनका जो यूनिफॉर्म था, वाइट शर्ट और ब्लू कलर का उनकी चड्डी थी, बड़ा सा हाफ पैंट थी, और इस एक यूनिफॉर्म के अंदर भाई बहन बहुत बड़ी तादाद में आए और 2000 लोगों ने जब नडियाद में मार्च पास्ट किया तो ब्रिटिशर्स भी बहुत चक्के रह गए। उनको अंदाज नहीं था कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट की शक्ल अदा करेगी और 2000 लोग इतनी स्वयं शिस्त के साथ और नडियाद में ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये लोग सोल्जर बना रहे हैं, क्या ये लोग बगावत करेंगे? और उसका पूरा इंक्वायरी भी हुआ और उसके अलग अलग रिपोर्ट्स में भी हमको देखने को मिलता है। और इस एक मूवमेंट को शक्ल दिया गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया और इस तरह से 1936 के अंदर गुजरात व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना। यानी एक मूवमेंट किस तरह से आगे जाके पूरे गुजरात के अंदर अलग अलग मुख्तलिफ छोटे मोटे टाउन, शहर, ज़िला स्तर पे उन्होंने अपनी कंपटीशन शुरू की। और 1937 में छोटू भाई की प्रेरणा से अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी ने भी एक व्यायाम विद्यालय कायम किया और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ पर शुरू हुआ और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे व्यायाम शिक्षक तैयार होने लगे। मुझे खास कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में प्रवेश के बाद एक नेशनलिस्ट अप्रोच आया कि म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से भी आज़ादी के संग्राम में किस तरह से युवा नौजवान अपना यथायोग्य योगदान दे सकता है, उसका एक बड़े पैमाने पे एक मूवमेंट शुरू हुई। और उसके बाद आप देखें अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी
ने जैसे देश को सरदार सौंपे, गांधी जी को अहमदाबाद ने पूरे राष्ट्र को समर्पित किया। मिस्टर एम के गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण महात्मा की ओर कैसे हुआ, और अहमदाबाद ने दुनिया को बताया कि गांधी जी ने कैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की ताकत का जो प्रयोग किए और उसका परिचय दुनिया को कराया। तो सरदार के आने के बाद म्यूनसिपालिटी के अंदर भी एक नेशनलिस्ट अप्रोच आया, और इसी वजह से 1937 में अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी ने ये अपना योगदान दिया और व्यायाम विद्यालय इनकी प्रेरणा से किया गया। 1915 में गांधी जी के आने के बाद कैसे चेंज आया पुरानी ब्रदर्स पे, उसका कैसे चेंज आता हैगा, ये हमको देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी जी ने जो अपने व्रत बताए थे, सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, जो उनके जो व्रत है उनको अपने जिंदगी में अगर किसी ने सच्ची तरह से चरितार्थ किया है तो वो पुरानी बंधुओं ने, अंबुबाई और छोटू भाई ने किया है। मगर उनका ये लक्ष्य था कि हम व्यायाम प्रवृत्ति के साथ साथ जो बापू ने हमको बताया है, कौमी एकता के लिए हमको काम करना है, ग्राम सफाई का काम करना है, ग्रामोत्थान का काम करना है, अस्पृश्यता निवारण का काम कर रहा है, सामाजिक सुधार के लिए हम क्या कैसे हमारा योगदान दे सकते हैं। और इसके लिए गांधी जी के आने से पहले भी वो लोग प्रवृत्त तो थे ही, काम तो करते ही थे, मगर उसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पे अपना योगदान देना शुरू किया। 1917 में सरदार पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी में सार्वजनिक प्रवृत्ति में जुड़े, उससे पहले उन्होंने नेशनल कॉलेज कायम की थी। राष्ट्रीय शिक्षा का एक विचार सरदार पटेल का भी था, मगर वे म्यूनिसिपालिटी में आए और उसकी वजह से प्लेग हुआ, फिर उनका कॉलेज का विचार आगे नहीं बढ़ पाया। 1920 में बापू ने जब गुजरात विद्यापीठ कायम की, तब छोटू भाई उससे सीधे जुड़े, मगर उनकी जिंदगी में दोबारा एक वैचारिक परिवर्तन यह है कि जब पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, राजकीय परिषद के साथ साथ सामाजिक परिषदें भी होने लगी, मगर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होने की वजह से उनको भी एहसास हुआ कि नहीं, ये बात जरूरी है कि इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश आवश्यक है, मगर जो बेसिक एजुकेशन है वो हमारा अपनी जो भी मातृभाषा है, मातृभाषा के अंदर ही होना चाहिए। अम्बुबाई, छोटू भाई हमेशा मातृभाषा के हिमायती थे और वो मातृभाषा में ही प्रत्यक्ष शिक्षण होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, वो मानते थे। और उन्होंने उसके साथ साथ बड़े पैमाने पे छात्रालय प्रवृत्ति का भी समर्थन किया और छात्रालय में रहने वाले छात्र छात्राएं दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए व्यायाम के अंदर जोड़ना चाहिए। 1930 में दांडी कूच के आयोजन के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और वे अज्ञातवास में भी आ गए थे। बापू के अरेस्ट करने के बाद उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे भूमिका अदा की थी। जो दांडी कूच के आयोजन की अरुणोदय टीम थी, उसके काफ़ी सारे जो सदस्य थे वो इनसे सीधे ही जुड़े हुए थे, क्योंकि वो आयोजन के लिए अलग अलग मुख्तलिफ एरिया में जाते थे, पहले से जाते थे, साथ चलते थे, निकल जाते थे। मगर अम्बुभाई, छोटू भाई के जो साथियों ने जो योगदान दिया था वो बहुत ही बड़ा योगदान था। उनको जेल में भी जाना पड़ा था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, और नासिक की जेल के अंदर उनको जब जाना पड़ा 1932 में, वे जेल में गए, तब एक मेघजी नाम का एक वार्डर था जेल का, जो अपने ज़माने का खूंखार गुनहगार था, डाकू किस्म का गुनहगार था और काफ़ी हाइट बॉडी वाला था। सो वो
किसी भी सत्याग्रही कैदी को सजा देने के लिए हमेशा तैयार रहता था, सबको बहुत परेशान करता था। मगर छोटू भाई ने अपनी ताकत का ऐसा परिचय कराया कि मेघजी एकदम हक्का बक्का हो गया। मेघजी धीरे धीरे छोटू भाई के साथ बैठने लगा और उसको एहसास हुआ कि नहीं, मुझसे गलती हुई। और उन्होंने छोटू भाई ने उसको समझाया कि देख, ये सब जो है ये सत्याग्रही है, ये आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करके निकले हुए, वे भी अच्छे घरों से आते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित है, उनको परेशान कर रहा है, ये ठीक नहीं है। और वो मेघजी बाद में जेल में से छूटने के बाद छोटू भाई का साथी बना और अलग अलग मूवमेंट के अंदर उन्होंने भी अपना योगदान दिया। हिंदुस्तान का आखिरी संग्राम था, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट बड़े पैमाने पे शुरू हुई। गोवालिया टैंक के अंदर वर्किंग कमेटी को मिलना था और छोटू भाई भी उसके अंदर सम्मिलित हुए। गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा सबको जेल में भेज दिया गया। मगर छोटू भाई को एक एहसास हुआ कि नहीं, हम अलग रीत से काम करेंगे और उनका टर्निंग पॉइंट भी आया। खेड़ा ज़िले का अडास, वहाँ पर बहुत बड़ा एक कांड हुआ था। सत्याग्रहियों को, खास करके नौजवानों को शूट कर दिया गया था। करीबन 5-1 नौजवान शहीद हुए थे और काफ़ी सारे घायल भी हुए थे। और उसके बाद छोटू भाई और उनके साथियों को ऐसा हुआ कि नहीं, हमको ये ब्रिटिशर्स को अगर देश में से अगर निकालना है तो हमको क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में जुड़ना होगा। मगर महर्षि अरविंदो की वजह से वो सीधी हिंसा में नहीं जुड़े। उन्होंने उनको कहा कि आप कोई भी प्रवृत्ति करें मगर उसमें जान माल का किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी के ऊपर अत्याचार हो, किसी की हिंसा हो। यानी एक विचारों का कैसे उन पे प्रभाव हुआ। मगर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग चौकियों में से असला, बारूद, बंदूक वगैरह लूटपाट करना शुरू किया। और उनको इस दौरान छोटू भाई को माइल्ड अटैक भी आया और इस तरह से इन्होंने एक अपनी भूमिका अदा की थी। छोटू भाई के साथियों ने बहुत बड़े पैमाने पे आज़ाद हिंद फौज के अंदर भी अपना योगदान दिया था। ये भी एक संशोधन का बड़ा विषय है, हमको उसको ध्यान से देखना चाहिए। आज़ाद हिंद रेडियो के अंदर भी वो लोग काम करते थे। इनकिलाब नाम की एक पत्रिका भी उन लोग ने, जम्बूसर के नौजवानों ने शुरू की थी। उसके प्रेरणा स्रोत छोटू भाई खुद थे। और इस तरह से उनका योगदान जो रहा, एक आज़ादी की मूवमेंट में किस तरह से वे काम करते थे। उनके अलग अलग जीवन चरित्र के अंदर बॉम्ब की आराधना का भी एक युग था जो छोटू भाई की जिंदगी से भी जुड़ा था। और उन्होंने कैसे क्रांतिकारी और ख़ास करके बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ किस तरह से जो उनका जुड़ाव था। कलकत्ता भी वे गए थे, बहुत बड़ी मात्रा में वे अपने साथ असला बारूद भी लेके गए थे। पर हमको एक और चीज़ देखना है कि देश आज़ाद हुआ और उसके बाद छोटू भाई तो देश आज़ाद होने के 3 साल बाद ही गुजर चुके थे। देश आज़ाद हुआ तो उनके विचारों में परिवर्तन आया, वे समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। खास करके जेपी के साथ उनका दिल का जुड़ाव हुआ। जेपी के साथ दिल का जुड़ाव होने की वजह से समाजवादी विचारधारा से एकदम आकर्षित हुए। एक ज़माने का क्रांतिकारी, एक ज़माने में गांधी जी के साथ जुड़े हुए छोटू भाई वो समाजवादी विचारधारा के अंदर आ गए। और उनका 22 दिसंबर को 1950 को अचानक ही देहावसान हो गया। सरदार के साथ भी उनका जुड़ाव था, वैचारिक मतभेद भी खड़े हुए थे। 1938 में
हरिपुरा कांग्रेस जो साउथ गुजरात में आयोजित हुई थी, तो उसमें छोटूभाई और अंबुभाई के साथियों ने बहुत बड़ी मात्रा में जुड़कर अपना यथा योग्य योगदान दिया था। विट्ठल नगर कायम करने के अंदर जो श्रम शिविरें होती थी वो ज़्यादातर इन बंधुओं के साथी जो नौजवान थे, उनके शिष्य थे, उनके द्वारा ही की जाती थी। उनके जो अलग अलग ग्रंथ हैंगे वो खास देखना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हैगा, उससे भी हमको पता चलता है कि किस तरह से उसकी वजह से चेंज आया। उन्होंने अलग अलग ग्रंथों का बड़े पैमाने पे ट्रांसलेशन किया था। मॉन्टेसरी एजुकेशन के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं? गुजरात व्यायाम प्रचार मंडल जो बना, और उसके साथ साथ उन्होंने वनस्पति शास्त्र 1913 में उनका पब्लिश हुआ था, और लाहौर के निवास के दौरान उन्होंने ये पब्लिश किया था। 1932 में हिंदुस्तानो प्राचीन इतिहास 2 वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ था, और 1932-35 में ये पब्लिश हुआ था। व्यायाम तथा व्यायाम प्रचार ये 37 के अंदर ये बड़ा ग्रंथ पब्लिश हुआ था, और एक एनसाइक्लोपीडिया व्यायाम का जो बना था उसके प्रेरणा स्रोत छोटूभाई अंबुभाई रहे थे। मानव शरीर का विकास किस तरह से हो, इसके बारे में भी एक ग्रंथ 1994 विक्रम संवत में उनका पब्लिश हुआ था, और भरूच के निवास के दौरान ये पब्लिश हुआ था। और उसके साथ साथ अलग अलग जो ग्रंथ उनके पब्लिश हुए, गुजरात में व्यायाम प्रचार ये 1950 के अंदर ये ग्रंथ भरूच से पब्लिश हुआ था। और उसी तरह से अंबुभाई पुराणी के भी अलग अलग ग्रंथ, खास करके महर्षि अरबिंदो के बारे में जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, उनके ज़िंदगी में अरबिंदो का जो योगदान था, माता जी के साथ जो संवाद पौंडीचेरी में उनका हुआ था, और उनकी लाइफ का कैसे टर्निंग पॉइंट आया था, ये सारी चीज़ें हमको इनके ग्रंथ में भी ग्रंथस्थ देखने को मिलती है। और इनका जो गुजरात के अंदर आज भी इनके द्वारा स्थापित जो व्यायामशाला है, आज भी उनकी राष्ट्रवादी जो समर्पण की भावना उसको याद करती है। और पुरानी बंधु अंबुभाई, छोटूभाई, जिस तरह से उनके शिष्यों ने अपना योगदान दिया था, वसंत रजब भी अजर अमर हुए, उस तरह से गुजरात के अंदर आज भी जितने भी व्यायामवीर हैं वो हमेशा अपने गुरु के तौर पे, अपने रोल मॉडल के तौर पे इन अंबुभाई, छोटूभाई, पुरानी बंधुओं को याद करते हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।